देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 भेजा है और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी भेजा है। अभी मैं तुम्हें मेरी लिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, तुम घबराना नहीं। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना के तुम्हें भेजते रहूँगा, जो जो लेसन तुम्हें पता चलेगा और तुम मुझे बताओ और मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको एक एक लेसन भेजते रहूँगा। और मेरी बिल्कुल नहीं घबराना, अच्छे से सब क्लियर होगा। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका मैंने तुम्हें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों भेज दिया है। देखो फायर इंश्योरेंस क्लेम में मैंने बताया हमको क्या पता करना है कि उस डेट को, जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी, ओके, जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी वो डेट को हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था वो फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो ये ना हमको कैसे पता चलेगा। देखो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग लिखेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो वही स्टॉक है जो ड्यू डेट के, जिस डेट के दिन फायर अकर्ड हुआ अपने प्रीमाइसेस में और उस डेट को कितना स्टॉक था वही फाइंड आउट करना है, फिर वही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो जो टोटल ऑफ डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का माइनस क्रेडिट करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वही हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होगा। ओके, तो अभी देखो मैंने अभी ये तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑन 30th June 2013 incidental fire destroyed a major part of stock in the godown of Jaya Associate. Stock costing ₹30,000 could be salvage. देखो ये है ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो स्टॉक है ना हमारा सॉल्वेज हो गया। सॉल्वेज यानी जो फायर को पूरी तरह से फायर होके वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, वो स्टॉक को सॉल्वेज स्टॉक बोलते हैं। तो उतना वर्थ तो हमको मिल गया। ओके, तो हमारा जितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ था ना उसमें से सॉल्वेज वैल्यू को माइनस करना पड़ता है, फिर जितना क्लेम हमको लेना है इंश्योरेंस कंपनी से वो फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको अंडरलाइन रखना। देखो स्टॉक कॉस्टिंग ₹30,000 कुड बी सॉल्वेज बट नॉट देयर स्टॉक लेजर, उनके पास कोई स्टॉक लेजर नहीं था। अभी देखो हमको ये भी इम्पोर्टेंट है सब में कि हमारा पॉलिसी अमाउंट कितने का था। हमने जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमने जो पॉलिसी लिया था वो कितने अमाउंट का था। सपोज अगर 3 लाख का अगर हमने इंश्योरेंस कराया था और हमारा 5 लाख का गुड्स बर्न बाय फायर, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपीज़ क्लेम करने का अथॉरिटी नहीं है, परमिशन नहीं है। विद-इन 3 लाख के अंदर का अमाउंट हम रिसीव कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम में बताया कि एवरेज क्लॉज बोल के फार्मूला लगता है। ओके, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू सॉल्वेज माइनस करके जो एक्चुअल लॉस आता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमेशा ऑलवेज उसका अमाउंट फिर 3 लाख से कम आएगा। ओके, तो ऐसा फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। इसलिए हमको ना हमने कितने का पॉलिसी लिया दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉलिसी वॉज इन फोर्स अंडर विच द सम ऑफ रुपीज इंश्योर्ड वॉज 3,50,000, ओनली 3,50,000 का इंश्योरेंस कराया था। ओके, अब देखो हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितने का हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस डेट को हमारे प्रीमाइसेस में आग लगी उस डेट को कितना हमारे पास गुड्स का स्टॉक था, कितना उसमें से सॉल्वेज हो गया, हमने पॉलिसी कितने का लिया था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांग सकते हैं। ओके, अभी देखो टोटल ऑफ सेल्स इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून 30,20,000। मतलब टोटल जो सेल्स हुआ था ना अप्रैल से लेके टिल जून तक, यानी 30 जून को आग लगी थी, तो टिल जून तक जितना हमने स्टॉक सेल किया था वो था 30,20,000 का। एंड एनालिसिस शोज दैट गुड्स ऑफ गुड्स in the value ₹20,000 has been returned by the customer before the date of fire। मतलब इस 30,20,000 में से ना 3 लाख का स्टॉक है ना वो हमें कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था, तो ये डिडक्ट हो जाएगा सेल्स में से। ओके मैंने अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा 1 अप्रैल को कितना था, टोटल 2,20,000 का था ओपनिंग स्टॉक, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो
तो वो ओपनिंग स्टॉक हमारा 2,20,000 का तो था, ओके। बट आगे इन्फॉर्मेशन कुछ और भी दिया है कि इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट। मतलब 20,000 का स्टॉक ऐसा था जो हम उसको एबनॉर्मल स्टॉक कह सकते हैं, यानी वो एक्चुअल स्टॉक नहीं है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक जो दिखाएंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हम 2,20,000 नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसमें जो 20,000 अगर कहीं भी समय ऐसा लिखा रहेगा कि लोअर द कॉस्ट करके ऐसा मेंशन किया रहेगा, इसका मतलब वो वर्थलेस है उतना अमाउंट। तो वो 20,000 को हमको ना ओपनिंग स्टॉक से भी डिडक्ट करना होगा पहले, ओके। एब नॉर्मल आइटम करके लिखना होगा। और जब हमारा ओपनिंग स्टॉक में 20,000 का स्टॉक एब नॉर्मल स्टॉक है, तो वो सेल्स करने के टाइम पे भी होगा। जैसे अभी ये पेन मेरे पास डैमेज अगर रखी हुई है मेरे गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक, तो मैं सेल्स करूंगा तो भी ये डैमेज कंडीशन में रहेगी। तो वैसे ही ना ओपनिंग स्टॉक का अगर एबनॉर्मल आइटम 20,000 है, तो वो ना सेल्स में भी हमारा 20,000 डिडक्ट होगा, ओके। अब देखो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, बट 20,000 बीइंग लोअर द कॉस्ट, यानी अब नॉर्मल स्टॉक है, तो वो 20,000 को माइनस करेंगे और नेट ओपनिंग स्टॉक जो लिखेंगे वो 2 लाख का लिखेंगे, ओके। अब इसके बाद सेकंड चीज़ हमको परचेज ढूंढना है। परचेज जो है ना वो 1 अप्रैल 2013 तो 30 जून यानी जिस डेट को आग लगी 21 लाख का था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमको परचेज को एज इट इज लिख देना है 21 लाख, ओके मेरी। तो अभी ये 21 लाख का हमने परचेज लिख दिया। अब हमको दिया है नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो व 33 1/3%, यानी हमको कैलकुलेटर यूज़ करना है, बट कैलकुलेटर पे हमको कैलकुलेटर अलाउड है अभी ग्रेजुएशन से, बट हमको ग्रेजुएशन से कैलकुलेटर अलाउड है, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, ओके। हम इसको ना जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 33 1/3 नहीं करना है, डायरेक्ट है ना। जो देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालना है, वो ग्रॉस प्रॉफिट हमको सेल्स के ऊपर निकालना होता है, यानी हमने इतना सेल्स किया था उस पर हमें 33 1/3% हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिली। तो हमको वो 33% जो ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% निकालना है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हमको सेल्स पे पता चलती है कि सेल्स पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% लेना है, ओके। तो हमको सबसे पहले सेल्स का पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना है, बट हमको 33 1/3 ऐसा कैलकुलेटर पे नहीं दबाना है, बल्कि जितना सेल्स है उसका इंटू 1/3 कर देना है। इंटू 1/3 कर देंगे ना तो डायरेक्ट हमें ना मतलब 33 1/3% मिल जाता है। तो सबसे पहले हमको सेल्स का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। देखो हमारा सेल्स है 30,20,000 का, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ओपनिंग स्टॉक में हमारा एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है तो सेल्स करने के टाइम पे सेल्स में भी वो एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड रहेगा, ओके। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, 30,20,000 लिखना है सेल्स 30,20,000, इसमें से हमें 20,000 एबनॉर्मल स्टॉक को माइनस कर देना है 20,000, तो नेट हमारा फिर सेल्स बचेगा 30 लाख, ओके। अभी इस 30 लाख में से ना 3 लाख का कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो जो रिटर्न कर दिया वो तो एक्चुअल सेल्स नहीं है, ओके। तो उसको भी माइनस करेंगे 3 लाख, तो हमारा टोटल सेल्स आएगा 27 लाख। तो 27 लाख का 33 1/3% यानी इंटू 1/3 निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो इंटू 1/3 आ जाएगा। देखो 33 1/3% ऑन सेल्स, यानी 1/3 डायरेक्ट ले लेना है। ऐसे केसेस में अगर 25% बोलेगा तो इंटू 1/4 डायरेक्ट ले लेना है, 20% बोलेगा तो इंटू 1/5 डायरेक्ट करना है। वो सब मैं तुम्हें लेक्चर्स में जब बताऊंगा तुम्हें अच्छे से समझेगा, बट अभी ये समझ में ध्यान में रखना कि 33 1/3 बोला तो 1/3 लेना है, 25% बोला तो डायरेक्ट 1/4 उसका अमाउंट वही आ जाता है 25%, और 20% बोला तो 1/5, तो 9 लाख आया। 23 का 1/3 9 लाख, 9 3 27, तो 9 लाख इसका सेल्स आ गया, क्या सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो हमको ये सेल्स 20 लाख 7 लाख है, और ये हमारा ट्रेडिंग का डेबिट है 2 लाख प्लस 21 लाख प्लस 9 लाख, तो 32 लाख हमारा डेबिट का टोटल आया, और क्रेडिट में खाली सेल्स है 27 लाख।
तो 32 माइनस 27 करेंगे तो हमारा जो अमाउंट मिलेगा उसको हमको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, यानी जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी उस डेट को हमारे पास 5 लाख का स्टॉक था। ओके, अच्छा 5 लाख का तो स्टॉक था हमारे गोडाउन में, बट इंश्योरेंस हमने खाली 3,50,000 का लिया है, मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट कम है इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो ऐसे केसेस में हमको एवरेज क्लॉज का फार्मूला लगाना पड़ता है, अदरवाइज कंपनी 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं देगी, बिकॉज पॉलिसी खाली ओनली 3,50,000 का लिया है। और अगर हम गुड्स हमारा बर्न हुआ 5 लाख का तो इंश्योरेंस कंपनी 1,50,000 बढ़ा के थोड़ी देगी, वो तो लॉस में जाएगी। तो इसमें एवरेज क्लॉज का फार्मूला लगाना है, बट सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि सॉल्वेज वैल्यू वगैरह कुछ हमको मिला कि नहीं। तो देखो यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 5 लाख का हमारे पास बचा था बैलेंस। ओके, फिर सॉल्वेज हमारा बचा 30,000 का, मतलब उतना वर्थ अपने को मिल गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। तो टोटल हमारा 4,70,000 आया आंसर। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है कि सम ऑफ ₹30,000 वॉज इंश्योर्ड बाई वे ऑफ फाइटिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब हमने फायर फाइटिंग के लिए ना हमने एक्सपेंसेस किया 30,000, यानी गुड्स हमारा बर्न नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, वो सेफ रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने ना फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस पे किया है 30,000। तो वो 30,000 भी हमको क्लेम में ऐड करना है, बिकॉज अगर हमने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए अपने पास से मनी दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को उतना अमाउंट का बर्डन कम हो जाएगा ना, मतलब उतना गुड्स बर्न नहीं होगा। अगर सेफ बच जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को उतना बेनिफिट मिलेगा ना। अगर हमारा गुड्स पूरी तरह से, अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है चलने दो, हमें क्या करना है, हमारा तो पूरा इंश्योरेंस है, तो पूरा इंश्योरेंस है बोल के तो हम इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट फिर ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। इसलिए ना अगर हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस करते हैं ना तो हम अपने वो क्लेम में ना वो अमाउंट को ऐड करके मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको फिर वापस से ऐड करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को 30,000। दैट इज डिफरेंट। ये सॉल्वेज वैल्यू इज डिफरेंट एंड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इज डिफरेंट। तो 30,000 फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हमने भरा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। तो टोटल 4,70,000 प्लस 30 इज इक्वल टू 5 लाख का हमारा एक्चुअल लॉस हुआ। एक्चुअल लॉस 5 लाख का हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 3,50,000 का लिया था। तो हमको फार्मूला इस तरह से लगाना है, एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। तो पॉलिसी अमाउंट हमारा था 3,50,000 का। ओके, तो पहले 3,50,000 लिखेंगे, फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास कितना था ट्रेडिंग अकाउंट में देखना है, 5 लाख का था, डिवाइड बाई 5 लाख। एक्चुअल लॉस भी हमारा 5 लाख का ही हुआ, तो मल्टीप्लाई बाई 5 लाख। तो हमारा आंसर फिर सेम ही आएगा 3,50,000। तो टोटल का टोटल 3,50,000 हम क्लेम मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। मतलब 5 लाख का गुड्स चला बोले तो 5 लाख का हम क्लेम नहीं मांग सकते, बिकॉज हमने पॉलिसी खाली 3,50,000 लिया है, तो इतने के अंदर ही अमाउंट आएगा। फिर आइदर 3,50,000 आ सकता है या उससे भी कम आ सकता है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। मेरे आज ही इसको सॉल्व करना, या जब भी तुम्हें टाइम मिलता है प्लीज़ इसको सॉल्व करना। और जो भी डाउट्स होता है एनी टाइम तुम कॉल करके मुझे डाउट्स और सम सामने रख के पूछ सकती हो। एनी टाइम फ़ोन करो, मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ डाउट्स हो तो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कॉन्फिडेंस मेरे नाम में। ओके।